नमस्कार। कभी ये सोचा है कि एक गलत ख्याल, एक छोटा सा इरादा आखिर कब और कैसे कानून की नज़रों में एक संगीन जुर्म बन जाता है? वो कौन सी ऐसी लक्ष्मण रेखा है जिसको पार करते ही एक इरादा एक दंडनीय अपराध में तब्दील हो जाता है? आज के इस विश्लेषण में हम इसी सफर को यानी कि अपराध की उन 4 अवस्थाओं को बहुत ही गहराई से समझेंगे। ये एक ऐसा विषय है जो कानून को समझने वाले हर इंसान के लिए जानना बेहद जरूरी है। तो आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल है व्हाट आर द वेरियस स्टेजेस ऑफ क्राइम। यानी अपराध की वो कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जो एक सोच को, एक ख्याल को एक दंडनीय काम में बदल देते हैं। हम इस पूरी प्रक्रिया को भारतीय कानून के नज़रिए से देखेंगे ताकि ये विषय सभी को और ख़ासतौर पर हिंदी माध्यम के छात्रों को बिल्कुल साफ और आसानी से समझ में आ जाए। अच्छा, अब अपराध की अवस्थाओं को समझने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि कानून की किताबों में इस शब्द अपराध का आखिर मतलब क्या होता है। क्योंकि देखिए, हर गलत काम अपराध नहीं होता। तो चलिए सबसे पहले अपनी बुनियाद को मजबूत करते हैं और समझते हैं कि कौन सा काम असल में अपराध की श्रेणी में आता है। देखिए, बहुत ही सरल शब्दों में कहें तो किसी भी काम को अपराध मानने के लिए 2 बातें होनी ही चाहिए। पहली, वो काम समाज के लिए यानी सोसाइटी एट लार्ज के लिए हानिकारक हो, और दूसरी, उस समय के कानून में उस काम के लिए सजा का कोई ना कोई प्रावधान हो। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर कोई काम हमें नैतिक रूप से कितना भी गलत क्यों ना लगे, लेकिन अगर कानून उसे अपराध नहीं मानता तो उसके लिए सजा नहीं दी जा सकती। दुनिया भर के बड़े बड़े कानून के विद्वानों ने अपराध को परिभाषित करने की कोशिश की है। इनमें से एक हैं ऑस्टिन। उन्होंने राज्य यानी स्टेट की भूमिका पर बहुत जोर दिया। उनके हिसाब से अपराध एक ऐसा गैरकानूनी काम है जिसके लिए सजा देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राज्य के पास होता है, और हां, उस सजा को माफ करने का अधिकार भी सिर्फ राज्य का ही है। अब ऑस्टिन की इसी परिभाषा में मिलर एक और बहुत जरूरी पहलू जोड़ते हैं, लोक हित का यानी पब्लिक इंटरेस्ट। वो कहते हैं कि राज्य सजा देता ही क्यों है? क्योंकि कुछ काम आम जनता के हितों के खिलाफ होते हैं। इसलिए राज्य ऐसे कामों पर रोक लगाकर समाज को सुरक्षित रखने की कोशिश करता है। और ये भी ध्यान देने वाली बात है कि राज्य ये कार्यवाही अपने नाम से करता है, किसी एक व्यक्ति के नाम से नहीं। और पैटर्न इस बात पर और जोर देते हैं कि जब मामला अपराध का होता है तो राज्य का हस्तक्षेप, उसका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा और गहरा होता है, चाहे वो कोर्ट की कार्रवाई हो या फिर अदालती फैसले। ये बात अपराध को दूसरे कानूनी मामलों जैसे कि सिविल केस से बिल्कुल अलग बनाती है, जहां राज्य की भूमिका इतनी सीधी नहीं होती। तो फिर कानून की नज़र में किसी काम को अपराध माने जाने के लिए आखिर किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? चलिए अपराध के इस ब्लूप्रिंट को जरा ध्यान से देखते हैं। आम तौर पर किसी भी अपराध के 4 जरूरी तत्व माने जाते हैं। पहला है कोई गलत कार्य होना यानी कोई फिजिकल एक्ट। दूसरा, उस काम को करने वाला व्यक्ति कानूनी तौर पर सक्षम हो। तीसरा, वो काम अपनी मर्जी से किया गया हो, किसी जोर जबरदस्ती में नहीं। और चौथा, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है मेंस रिया यानी दुराशय, मतलब उस काम को करने के पीछे एक गलत इरादा होना। अब यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात है। हमारे भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पीनल कोड में इन तत्वों को अलग से लिस्ट नहीं किया गया है, बल्कि हर अपराध की परिभाषा के अंदर ही इन मानसिक तत्वों को डाल दिया गया है। जैसे चोरी की परिभाषा में बेईमानी से शब्द का इस्तेमाल होता है, या हत्या के मामले में आशय शब्द का। ये शब्द अपने आप में ही उस गलत इरादे को दिखा देते हैं। तो अब जब हमने ये समझ लिया है कि अपराध क्या है और उसके जरूरी तत्व क्या क्या हैं, तो चलिए अब अपने मुख्य विषय पर चलते हैं और देखते हैं कि ये कैसे आगे बढ़ता है। एक अपराध की यात्रा जो 4 अलग अलग अवस्थाओं में पूरी होती है। किसी भी अपराध का सफर इन 4 पड़ावों से होकर गुजरता है। सबसे पहले आता है आशय यानी इरादा, फिर होती है तैयारी, उसके बाद आता है प्रयत्न यानी कोशिश, और आखिर में होती है पूर्णता यानी अपराध का पूरा हो जाना। चलिए अब एक एक करके इन सभी को गहराई से समझते हैं। पहली अवस्था है सिर्फ एक विचार, किसी के मन में अपराध करने का ख्याल आना। लेकिन कानून किसी के मन में चल रहे विचार के लिए सजा नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि विचारों पर किसी का कंट्रोल नहीं होता और ना ही उन्हें साबित किया जा सकता है। तो यहां सबसे जरूरी बात यह है कि उस विचार को बाहरी दुनिया में एक काम के जरिए सामने आना चाहिए। जैसा कि लॉर्ड मैन्सफील्ड ने एक बहुत मशहूर बात कही थी, शैतान भी नहीं जानता कि इंसान के मन में क्या है।
इसका सीधा सा मतलब है कि किसी के मन के इरादे को जानना नामुमकिन है। कानून तभी बीच में आता है जब वो सोच, वो इरादा किसी काम में बदल जाता है और समाज के लिए एक खतरा बनने लगता है। इसके बाद आती है तैयारी की अवस्था, यानी अपराध करने के लिए जरूरी सामान जुटाना, जैसे जहर खरीदना या हथियार का इंतजाम करना। कानून आमतौर पर इस स्टेज पर सजा नहीं देता है। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों है? क्योंकि कानून ये मानता है कि इस स्तर पर भी हो सकता है कि व्यक्ति अपना मन बदल ले, उसे पश्चाताप करने का, पीछे हटने का एक मौका मिलना चाहिए। कानून गलत रास्ते पर जाने से पहले रुकने का ये मौका देना चाहता। लेकिन हाँ, इस नियम के कुछ बहुत ही गंभीर अपवाद हैं। कुछ ऐसे मामले हैं जहां अपराध करने की तैयारी करना भी अपने आप में एक संगीन जुर्म माना जाता है। आइए इन महत्वपूर्ण मामलों पर एक नज़र डालते हैं, क्योंकि यह समझना बहुत ज़रूरी है कि कानून कब इतना सख्त हो जाता है कि तैयारी को भी माफ़ नहीं करता। कुछ बेहद गंभीर अपराधों के लिए, जैसे कि भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की तैयारी करना या फिर डकैती डालने की तैयारी करना, कानून तैयारी को ही दंडनीय बना देता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन अपराधों की प्रकृति ही इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि इनकी तैयारी भी समाज के लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा कर देती है। कानून चाहता है कि इस खतरे को शुरुआत में ही कुचल दिया जाए, इससे पहले कि कोई बड़ा नुकसान हो। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लग रही है तो इस विश्लेषण को लाइक करना ना भूलें। और अब हम आते हैं अपराध की तीसरी और सबसे निर्णायक अवस्था पर, प्रयत्न या कोशिश। इसे एक तरह से पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी कह सकते हैं। ये वो मोड़ है जहां एक इंसान सोचने और तैयारी करने से आगे बढ़कर अपराध करने की दिशा में एक ठोस कदम उठा लेता है। यहां से वापसी का रास्ता लगभग बंद हो जाता है। प्रयत्न जो है वो अपराध को अंजाम देने की दिशा में एक सीधा कदम है। ये तैयारी से कहीं आगे की बात है। उदाहरण के लिए, किसी के घर में आग लगाने के इरादे से माचिस की तीली जलाकर घर की तरफ हाथ बढ़ाना सिर्फ तैयारी नहीं है, बल्कि प्रयत्न है। यहां उस व्यक्ति ने अपराध को अंजाम देने की चेन ऑफ इवेंट्स शुरू कर दी है, भले अचानक बारिश आ जाए और तीली बुझ जाए। इस बात को समझने के लिए ये एक बहुत ही बेहतरीन केस स्टडी है। मान लीजिए कोई व्यक्ति चोरी करने के इरादे से किसी की जेब में हाथ डालता है, पर उसे पता चलता है कि जेब तो खाली है। अब यहाँ चोरी का अपराध तो पूरा नहीं हुआ क्योंकि उसे कुछ मिला ही नहीं, लेकिन इसके बावजूद उस व्यक्ति को चोरी करने के प्रयत्न के लिए सजा जरूर मिलेगी। कानून ये कहता है कि गलत इरादा और उस दिशा में उठाया गया कदम ही सजा के लिए काफी है, चाहे नतीजा कुछ भी निकले। आपराधिक कानून को अच्छे से समझने के लिए तैयारी और प्रयत्न के बीच के इस बारीक से अंतर को समझना बेहद जरूरी है। चलिए इन दोनों की आमने सामने तुलना करके इसे और भी साफ करते हैं। ये टेबल इन दोनों के बीच के फर्क को बहुत साफ तरीके से दिखाती है। देखिए, तैयारी अपराध से एक दूर का कदम है, जबकि प्रयत्न अपराध के बेहद नज़दीक का। तैयारी की अवस्था में कोई भी अपना मन बदल सकता है, पीछे हट सकता है, लेकिन प्रयत्न में व्यक्ति उस रास्ते पर आगे बढ़ चुका होता है जहां से लौटना मुश्किल है। तैयारी में इरादा सिर्फ मन में होता है, जो शायद पक्का ना हो, जबकि प्रयत्न में वो इरादा एक ठोस काम के रूप में दुनिया के सामने आ जाता है। और अंत में यदि प्रयत्न सफल हो जाता है तो हम चौथी और अंतिम अवस्था पर पहुंचते हैं, पूर्णता। इसका मतलब है कि अपराध सफलतापूर्वक हो चुका है। जिस इरादे से काम शुरू किया गया था वो पूरा हो गया है और अब अपराधी उस अपराध के लिए कानून के तहत जो भी पूरी सजा लिखी है उसका हकदार है। तो आज के इस पूरे विश्लेषण का सार ये है कि आपराधिक कानून किसी के मन में आए ख्याल पर नहीं, बल्कि उस ख्याल के बाहरी दुनिया में किए गए असर पर ध्यान देता है। सजा का निर्धारण तभी होता है जब कोई गलत इरादा एक वास्तविक खतरे का रूप ले लेता है। विचार और क्रिया के बीच की यही दूरी तय करती है कि कोई काम अपराध है या नहीं। अगर ये विश्लेषण आपको उपयोगी लगा तो इसे लाइक करें और आगे ऐसे ही कानूनी विषयों को आसानी से समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।